सफलता की एक खास बात है दोस्तों, मेहनत करने वालों पर वह अपनी जान लुटा देती है। आइए दोस्तों, फिजिक्स महामैराथन क्लास में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। वीडियो आप लोग पूरा देखा करिए, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो आगे तो साथ ही साथ आप लोगों को बता दें, ये वीडियो बहुत ही कम समय में पूरे फिजिक्स के चैप्टर को अच्छे से आप लोगों को रिवाइज करवा देगी। सबसे पहले हम देखेंगे अध्याय 9। अध्याय 9 में हम पढ़ेंगे प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है। तो परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम। पहला, आपतन कोण एंगल आई, परिवर्तन कोण एंगल आर के बराबर होता है, यानी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। दूसरा क्या है? दूसरा है दोस्तों, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परिवर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। सभी कहाँ होते हैं दोस्तों? एक ही तल में होते हैं। अगला है दोस्तों गोली दर्पण, स्फेरिकल मिरर। ऐसे दर्पण जिनका परिवर्तक पृष्ठ गोली हो। कैसा हो दोस्तों? गोली हो। इसमें हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को हम लोग कहेंगे कॉनकेव मिरर और उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता है? परिवर्तक पृष्ठ अंदर की ओर, गोले के अंदर की ओर क्या हो? वक्रित हो। गोले के अंदर की ओर क्या हो? वक्रित हो। और बाहर क्या हो? उसमें बाहर इसमें पॉलिश हो। तो ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण कहेंगे। उत्तल दर्पण क्या होता है? परिवर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो। कहाँ वक्रित हो दोस्तों? बाहर की ओर वक्रित हो। तो ऐसे दर्पण को हम लोग उत्तल दर्पण कहेंगे। अगला है दोस्तों गोली दर्पण से जुड़ी महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ। तो सबसे पहले जानेंगे ध्रुव क्या होता है। गोली दर्पण के प्रवर्तक सतह अर्थात पृष्ठ का केंद्र जो होता है वो ध्रुव कहलाता है। वक्रता केंद्र क्या होता है? उस गोले का केंद्र जिसका दर्पण एक भाग है, जिसका दर्पण क्या है? एक भाग है, वो क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? उस गोले की त्रिज्या जिसका दर्पण एक भाग है, इसका दर्पण एक क्या है? भाग है। अर्थात सी से पी तक की दूरी क्या होती है? त्रिज्या होती है। इसके बाद दोस्तों मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष ध्रुव पी और वक्रता केंद्र सी से गुजरने वाली जो सीधी रेखा में होती है क्या कहलाती है? वही तो मुख्य अक्ष कहलाता है। इसी को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। मुख्य फोकस क्या होता है? मुख्य फोकस मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां समांतर किरणें परावर्तन के बाद मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो वही क्या होता है? मुख्य अक्ष होता है। महत्वपूर्ण रिलेशन दोस्तों, वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी में एक संबंध होता है r बराबर 2f, यानी वक्रता त्रिज्या आर फोकस दूरी f से क्या होती है? दोगुनी होती है। क्या होती है दोस्तों? दोगुनी होती है। गोली दर्पण के लिए किरण आरेख बनाने के नियम। तो पहला नियम ये है कि मुख्य अक्ष के समांतर किरण परिवर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजर जाएगी। जैसे कोई किरण आई और ये किससे टकराई? ये दर्पण से टकराने के बाद फोकस से हमेशा गुजरेगी। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम ये है कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण परिवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। अर्थात यदि कोई हम मुख्य फोकस से कोई हम क्या किए किरण गुजारे तो हमेशा समांतर में निकलेंगी। नंबर 3 क्या है दोस्तों? नंबर 3 है वक्रता केंद्र सी से गुजरने वाली किरण परिवर्तन के बाद वक्रता केंद्र सी से गुजरने वाली किरण परिवर्तन के बाद उसी पथ पर क्या होगी दोस्तों? वापस लौट आएगी। उसी पथ पर क्या होगी? ये क्या कह रहा है? वक्रता केंद्र सी से गुजरने वाली। वक्रता केंद्र किससे गुजरने वाली? सी से। सी से गुजरने वाली और उसी तल पर वापस लौट आती है। नंबर 4 कहता है ध्रुव पी पर तिर्यक दिशा से आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परिवर्तित होगी। अर्थात जितने एंगल से आएगी उतने एंगल से ये बाहर निकल भी जाएगी। अगला क्या है दोस्तों? अगला ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। इसमें दर्पण सूत्र, आवर्धन और चिन्ह परिपाटी के बारे में जानेंगे। तो पहला पॉइंट है इसमें बिंब यानी वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है दोस्तों? दर्पण के बाईं ओर। दूसरा क्या है? सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव यानी पी से हम देखते हैं। कहाँ से देखेंगे? पी से देखेंगे। तीसरा क्या है? आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं। और चौथा क्या है? आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती है? ऋणात्मक होती है। नंबर 5 मुख्य अक्ष के ऊपर की ऊंचाई धनात्मक और नीचे की ऊंचाई ऋणात्मक होती है। दर्पण का फार्मूला क्या होता है?
1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, जहाँ v क्या है दोस्तों, प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है बिंब की दूरी, और f क्या है फोकस दूरी। आवर्धन क्षमता को हम लोग मैग्नीफिकेशन कहते हैं। इसका फार्मूला होता है m = h-/h -v/u। ध्यान देना दोस्तों, इसमें माइनस जरूर लगाएंगे। h' क्या है दोस्तों, h' है प्रतिबिंब की ऊंचाई और h क्या है बिंब की ऊंचाई। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में तिरछा होकर जाता है तो दूसरे माध्यम में उसकी दिशा क्या होती है, बदल जाती है। इस घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ऐसा प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, प्रकाश की चाल किस में ज़्यादा होगी, तो विरल माध्यम में, और सघन माध्यम में कम होगी। जैसे इस फिगर में दिखाया भी गया है, यदि विरल माध्यम से हम सघन माध्यम में प्रकाश किरण को क्या करते हैं, गुजारते हैं, तो प्रकाश किरण किधर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। और हम यदि सघन से विरल की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये क्या होगा, अभिलंब से दूर हट जाएगी। अपवर्तन के कुछ नियम भी होते हैं दोस्तों। पहला नियम कहता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। नंबर दूसरा जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया है दोस्तों। स्नेल का नियम ये होता है, आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई तथा आपतन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात क्या होता है, स्थिरांक होता है, और इसको हम बोलते हैं साइन आई अपान साइन आर = n। यह स्थिरांक क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। तो दोस्तों हम देखेंगे अपवर्तनांक और उसके लेंस। अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक की बात की जाए तो किसी माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी कम हो जाती है या अपवर्तनांक से पता चलता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, n = c/v। c क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, और v क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल। यह भी जानिए, प्रकाशिक घनत्व क्या होता है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है वह प्रकाशी सघन माध्यम कहलाता है। अधिक अपवर्तनांक का मतलब है कि प्रकाश की चाल उस माध्यम में क्या होगी दोस्तों, कम होगी। गोली लेंस क्या होता है, स्फेरिकल लेंस क्या होता है, दो पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम जिसका कम से कम एक पृष्ठ क्या हो, गोली हो। इसमें हम देखेंगे दोस्तों उत्तल लेंस और अवतल लेंस। और उत्तल लेंस क्या होता है, ये अभिसारी होता है, अवतल लेंस क्या होता है, अपसारी होता है। उत्तल लेंस की बात की जाए तो बीच में मोटा और किनारे पर कैसा होता है, पतला होता है। ये क्या करता है, प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है यानी अभिसरित करता है। अवतल लेंस अपसारी होता है, ये बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा है। प्रकाश की किरणों को ये क्या करता है, फैलाने का काम करता है। लेंस के लिए किरण आरेख बनाने के नियम। प्रतिबिंब का स्थान पता करने के लिए इनमें से किन्हीं दो नियमों का उपयोग हम कर सकते हैं। नियम नंबर 1, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परिवर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। ये तो दर्पण में भी आप पढ़े थे। नियम नंबर 2, मुख्य अक्ष F से गुजरने वाली किरण परिवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। ये आप दर्पण में भी पढ़े थे। नंबर 3 कहता है, नियम 3 ये कहता है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र O से गुजरने वाली किरण बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाती है। ये नया मिला दोस्तों, ये लेंस में नया मिला। अर्थात यदि कोई किरण O से गुजरेगी, ऑप्टिक्स सेंटर से गुजरेगी, तो वो सीधा निकल जाएगी। लेंस सूत्र, आवर्धन और लेंस की क्षमता। लेंस के चिन्ह के लिए परिपाटी क्या होती है, यह दर्पण जैसा भी हो सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र O से मापी जाती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, क्योंकि ये कैसा बनाता है दोस्तों, ये कैसा बनाता है, धनात्मक का मतलब ये आभासी चित्र बनाता है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/v - 1/u = 1/f। ध्यान दे, दर्पण सूत्र में प्लस था, यहाँ क्या है दोस्तों, माइनस है। आवर्धन मैग्नीफिकेशन क्या होता है, m = h-h = v/u।
यू। दर्पण में क्या था दोस्तों, वहाँ माइनस था, -v/u, लेकिन यहाँ माइनस नहीं है। लेंस की क्षमता, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की मात्रा को उसकी क्षमता कहते हैं। क्षमता का सूत्र होता है P = 1/f। एसआई मात्रक क्या होता है, तो क्षमता का, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। इसको हम D से दिखाते हैं। क्षमता निकालने के लिए फोकस दूरी हमेशा मीटर में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए, मीटर में। उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव और अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, निगेटिव होती है। इसके बाद दोस्तों अध्याय के मुख्य बिंदु और दर्पण के हम उपयोग जानेंगे। इसके उपयोग, दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग क्या होते हैं, सर्चलाइट वाहनों की हेडलाइट में, सेविंग दर्पण के रूप में, दंत चिकित्सक में और सौर भट्टियों में। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण, क्योंकि ये सदैव सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं और इनका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है, क्योंकि अगल बगल से आने वाले सारे वाहनों को हम देख सकें। अध्याय का सार क्या है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश कैसे चलता है, सीधी रेखा में। दर्पण का सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f। लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/v - 1/u = 1/f। अवतल दर्पण क्या होता है, वास्तविक आभासी प्रतिबिंब दोनों प्रकार बना सकता है। उत्तल दर्पण क्या होता है, हमेशा आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। अवतल लेंस क्या होता है, हमेशा आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। परिवर्तन अपवर्तन की इन घटनाओं को समझकर हम प्रकाश के अद्भुत संसार को बेहतर से जानने का प्रयास कर सकते हैं। अगला चैप्टर है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संचार। आइए दोस्तों इस चैप्टर को हम डिटेल से देखेंगे। हमारा अद्भुत कैमरा मानव नेत्र कहलाता है ना। इसमें क्या है दोस्तों, मानव नेत्र एक कमरे की तरह काम करता है। मानव नेत्र कैसे काम करता है, एक कमरे की तरह काम करता है। यह प्रकाश का उपयोग करके वस्तुओं का प्रतिबिंब एक पर्दे पर बनाता है, जिसे क्या कहते हैं, दृष्टिपटल या रेटिना कहते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। कार्निया क्या होता है दोस्तों, कार्निया को स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। एक पतली झिल्ली जिससे प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, वो क्या होता है, कार्निया होता है। परितारिका क्या होती है, पुतली के आकार की ये होती है, और ये क्या करती है, प्रकाश को नियंत्रित करती है। पुतली क्या होती है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को पुतलियाँ कंट्रोल करती है। अभिनेत्र लेंस, यह एक उत्तल लेंस है जो रेटिना पर वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। पूछा जाएगा दोस्तों, मनुष्य की आँख में कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है। पश्चिमाभी पेशियाँ लेंस की वक्रता और फोकस दूरी को बदलने का काम कौन करते हैं, पश्चिमाभी पेशियाँ करते हैं। रेटिना क्या होता है, दृष्टिपटल, प्रकाश सुग्राही कोशिकाओं का वह एक पर्दा जो प्रकाश को विद्युत संकेतों में बदलता है। दृक् तंत्रिका क्या होती है, ऑप्टिक नर्व, इन विद्युत संकेतों को मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करती है। नेत्र गोलक का व्यास पूछ ले जैसे कभी, तो आप लोग बताएंगे 2.3 सेंटीमीटर। इसके बाद फोकस करने की जादुई शक्ति या समंजन क्षमता, तो इसकी परिभाषा है दोस्तों, इसकी परिभाषा क्या है, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन कहलाता है, एकोमोडेशन कहलाता है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए पश्चिमाभी में पेशियाँ क्या होती हैं, शिथिल हो जाती हैं, लेंस पतला हो जाता है और फोकस दूरी बढ़ जाती है। पास की वस्तुओं को देखने के लिए पश्चिमाभी में पेशियाँ क्या होती है, सिकुड़ जाती है, लेंस मोटा हो जाता है और फोकस दूरी घट जाती है। निकट बिंदु, वह न्यूनतम बिंदु जिस पर रखी वस्तु बिना तनाव के स्पष्ट देखा जा सकता है। समान दृष्टि के लिए यह लगभग कितना है, 25 सेंटीमीटर। पूछा गया दोस्तों, दूर बिंदु क्या होता है, वह दूरस्थम या दूरतम बिंदु जिस पर कोई नेत्र वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। समान नेत्र के लिए यह इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। मोतिया बिंदु क्या होता है दोस्तों, अधिक वायु में क्रिस्टलीय लेंस के दुधिया तथा धुंधला हो जाने की स्थिति को क्या कहते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं। इसे शैल चिकित्सा सर्जरी के द्वारा क्या किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है।
जब फोकस बिगड़ जाए तो क्या होगा दोस्तों? व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट की वस्तुओं को नहीं देख सकता। अर्थात दूर दृष्टि दोष की बात हो रही है दोस्तों। दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष क्या होता है? जब व्यक्ति दूर की वस्तुओं को देख पाए, जौन सा दोष हो तो उसमें बोल देना कि वहाँ देख पाता है। जैसे निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में दोस्तों निकट की वस्तुओं को देख पाएगा लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाएगा। जबकि दीर्घ या दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? वो हमेशा दूर की वस्तु तो साफ देख पाएगा परंतु पास की वस्तु को साफ नहीं देख सकता। और दीर्घ दृष्टि दोष को हम क्या कहेंगे? हाइपरमेट्रोपिया। जबकि निकट दृष्टि दोष को हम लोग क्या कहेंगे? मायोपिया कहेंगे। नंबर 1, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अत्यधिक हो जाना। नंबर 2, इसका क्या कारण है? नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। प्रभाव क्या होता है? पास रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। रेटिना के पीछे बनता है क्योंकि नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। इसको कैसे सुधारेंगे? अर्थात इसका उपचार क्या है? उपयुक्त क्षमता के उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किस लेंस का? उत्तल लेंस। और निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस दोस्तों? निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। जरा दृष्टि दोष क्या होता है दोस्तों? इसी को हम क्या कहते हैं? प्रेसबायोपिया कहते हैं। क्या होता है? वायु में वृद्धि के साथ नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। पास की वस्तुएं कैसी दिखाई देती है? धुंधली दिखाई देती हैं। कारण क्या है दोस्तों? पक्षमाभी पेशियों का दुर्लभ होना तथा लेंस के लचीलेपन में कमी। इसको कैसे हम उपचारित कर सकते हैं? तो बाईफोकल, जिसको द्विफोकसी लेंस कहते हैं, का उपयोग करके हम इसको, द्विफोकसी का मतलब क्या होता है दोस्तों? उत्तल और अवतल दोनों का संयोजन। इसका उपचार हम इसी प्रकार कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे क्या? प्रकाश के रंगों को खोलना, प्रिज्म द्वारा विक्षेपण। प्रिज्म क्या होता है? यह एक पारदर्शी प्रकाशी वस्तु है जिसके 2 त्रिभुजाकार आधार तथा 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। 2 पार्श्व फलकों के बीच के कोण को क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण कहते हैं। प्रकाश के विक्षेपण क्या होता है? डिस्पर्सन इसको कहते हैं दोस्तों इंग्लिश में। जब श्वेत प्रकाश जैसे सूर्य का प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने 7 अभिवयी रंगों में विभाजित हो जाता है। प्रकाश के इसी विभाजन को हम लोग विक्षेपण कहते हैं। स्पेक्ट्रम क्या होता है दोस्तों? रंगों की इस पट्टी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। रंगों का क्रम है, क्या होता है? विब्रियोर से जानते हैं। कैसे जानते हैं दोस्तों? विब्रियोर से। वी से बैगनी, आई से जामुनी, बी से ब्लू अर्थात नीला, ग्रीन हरा, येलो पीला, और उसके बाद क्या होता है? ऑरेंज और रेड। उसके बाद दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि लाल रंग का जो प्रकाश होता है वह सबसे कम मुड़ता है जबकि बैगनी रंग का प्रकाश सबसे अधिक मुड़ता है। इसीलिए आप लोग देखते होंगे सिग्नलों में हम लोग लाल रंग का ही प्रयोग करते हैं। उसके बाद दोस्तों निकट दृष्टि दोष क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में दोस्तों पास अर्थात निकट सही देख पाएगा। निकट तो सही देख सकता है लेकिन दूर सही नहीं देख सकता। और इसके उपचार के लिए हम कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। प्रकृति का स्पेक्ट्रम अर्थात इंद्रधनुष कैसे बनता है? इंद्रधनुष कैसे बनता है? इंद्रधनुष वर्षा के बाद आकाश में दिखाई देने वाला एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। यह वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण, क्या दोस्तों? विक्षेपण के कारण बनता है। इसकी प्रक्रिया क्या है? जल की बूंदें छोटे प्रिज्मों की तरह काम करती है। जल की बूंदें कैसे काम करती है दोस्तों? छोटे प्रिज्मों की तरह काम करती हैं। जब सूर्य का प्रकाश इन बूंदों में प्रवेश करता है तो यह अपवर्तित, रिफ्रैक्ट व विक्षेपित डिस्पर्स होते हैं। इसके बाद बूंदें अंदर के आंतरिक प्रवर्तिक इंटरनल रिफ्लेक्टेड होता है। अंत में बूंद बाहर निकलते समय प्रकाश फिर से अपवर्तित यानी रिफ्लेक्ट हो जाता है और यही क्या होता है दोस्तों? इंद्रधनुष बनाता है। महत्वपूर्ण तत्व इसमें यह है इंद्रधनुष हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। सूर्य की हमेशा विपरीत दिशा में बनता है और दोपहर में इंद्रधनुष नहीं बनता। वायुमंडल का जादू, टिमटिमाते तारे और सूर्योदय। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है? पृथ्वी के वायुमंडल के कारण होने वाले प्रकाश के अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो तारों से आने वाला प्रकाश वायुमंडल के विभिन्न परतों से अपवर्तित होता है।
जिससे उनकी आभासी स्थिति क्या होती है, बदलती रहती हैं और वे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ग्रह नहीं टिमटिमाते क्योंकि वे पृथ्वी के बहुत पास हैं और प्रकाश के बड़े स्रोत माने जाते हैं। अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्योदय क्या होता है? वायुमंडल अपवर्तन के कारण सूर्य से हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देना और वास्तविक सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक दिखाई देना। अर्थात सूर्य निकलने से 2 मिनट पहले हमको सूरज दिखाई देता है और सूर्य को डूबने के बाद तक भी ये क्या होता है, 2 मिनट देरी तक दिखाई देता है। ये क्या होता है? यही तो वायुमंडलीय अपवर्तन है। इसके बाद दोस्तों आकाश का कैनवास या अर्थात प्रकाश का प्रकीर्णन। तो ये क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब प्रकाश वायुमंडल में मौजूद धूल, धुएं और वायु के सूक्ष्म कणों से टकराता है तो वह चारों दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। आकाश का रंग नीला क्यों होता है? तो वायुमंडल में सूक्ष्म कण नीले रंग के प्रकाश जिसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है? सबसे लगभग सबसे नहीं बोलेंगे, कम होती है। और क्या करता है? प्रकाश जिसकी तरंग दैर्घ्य कम होती है को लाल रंग की अपेक्षा अधिक प्रबलता से क्या होता है? प्रकटित होता है। यह बिखरा हुआ नीला प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है जिससे आकाश हमको नीला दिखाई देता है। सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो इस समय सूर्य के प्रकाश में वायुमंडल में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। नीले रंग का अधिकांश प्रकाश रास्ते में ही प्रकटित हो जाता है और हमारी आंखों तक अधिकांश तरंगदैर्घ्य यानी लाल प्रकाश ही पहुंच पाता है। खतरे के सिग्नल लाल क्यों होते हैं? लाल रंग का प्रकीर्णन कोहरे या धुएं में भी सबसे कम होता है, इसीलिए यह दूर से साफ साफ दिखाई देता है। इसके बाद दृष्टि का उपहार, नेत्रदान एक महादान। ये क्या होता है दोस्तों? हमारी मृत्यु के पश्चात हमारी आंखें जीवित रहती है और किसी नेत्रहीन व्यक्ति के हम जीवन को रोशनी दे सकते हैं। नेत्रदान के बारे में महत्वपूर्ण बातें। कौन दान कर सकता है? किसी भी वायु वर्ग का व्यक्ति, चश्मा पहनने वाले या मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा चुके व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकते हैं। कब सूचित करें? तो मृत्यु के 4-6 घंटे के भीतर नेत्र निकाल लिए जाने चाहिए, इसलिए तुरंत नज़दीकी नेत्र बैंक को सूचित करें। कौन दान नहीं कर सकता? तो कौन दान नहीं कर सकता दोस्तों? पूछ सकता है एग्जाम में। एड्स पीड़ित व्यक्ति नहीं कर सकता, हेपेटाइटिस बी और सी वाला व्यक्ति नहीं कर सकता, रेबीज जैसे संक्रामक रोगों से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते। एक महान कार्य, दान की गई आँखों का एक जोड़ा कार्निया अंधता से पीड़ित 4 व्यक्तियों तक को दृष्टि प्रदान कर सकता है। तो दान करने वाला कौन सा भाग होता है? कार्निया होता है। अध्याय नंबर 11 विद्युत, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर दोस्तों, और परीक्षा उपयोगी इतना है कि यहाँ से क्वेश्चन ना बने ऐसा हो नहीं सकता। आइए दोस्तों, विद्युत धारा और परिपथ, इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट क्या होता है? तो सबसे पहले विद्युत धारा। विद्युत आवेश चार्ज की प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। परिभाषा क्या होती है दोस्तों इसकी? एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र में प्रवाहित आवेश का परिमाण क्या कहलाती है? विद्युत धारा। इसका फार्मूला होता है I=Q/T। I क्या है? I विद्युत धारा है, इसका मात्रक एम्पियर है। Q क्या है? आवेश है, इसका मात्रक कूलाम होता है जिसको C से दिखाते हैं, और T का है समय और इसको हम स्मॉल s से दिखाते हैं। विद्युत परिपथ क्या होता है? विद्युत धारा का सतत तथा बंद पथ विद्युत परिपथ कहलाता है। विद्युत धारा का सतत तथा बंद परिपथ क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है। धारा की दिशा, परिपाटी के अनुसार इलेक्ट्रॉनों अर्थात ऋणावेश के प्रवाह की दिशा के विपरीत, ऋणावेश के प्रवाह की दिशा के विपरीत विद्युत धारा की दिशा माना जाता है। एम्पियर क्या होता है? विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। 1 एम्पियर धारा की रचना प्राप्ति के लिए 1 सेकंड 1 कूलाम आवेश के प्रवाह से गुजारना होगा, अर्थात 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटे सेकेंड। एमीटर क्या होता है? एमीटर क्या होता है दोस्तों? एमीटर होता है यह यंत्र परिपथ में विद्युत धारा मापता है। इसे हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। विद्युत विभव और विभवांतर,
अवधारणा इसकी चालक में आवेशों को प्रवाहित करने वाला वैद्युत दाब में अंतर ही विभवांतर है। जैसे पानी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहता है, वैसे ही आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहता है, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। परिभाषा क्या है दोस्तों इसकी? एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। इसका सूत्र होता है V = W/Q। V क्या है दोस्तों? V विभवांतर है जिसका मात्रक वोल्ट होता है और इसको हम कैपिटल V से दिखाते हैं। W क्या है दोस्तों? ये किया गया कार्य है और इसका मात्रक जूल होता है जिसको हम कैपिटल J से दिखाते हैं। K क्या है दोस्तों? आवेश है और इसका मात्रक होता है कूलम जिसको हम कैपिटल C से दिखाते हैं। वोल्ट क्या होता है दोस्तों? विभवांतर का इकाई मात्रक होता है। यदि 1 कूलम आवेश को लाने में 1 जूल कार्य हो तो 1 विभवांतर 1 वोल्ट होता है। वोल्ट मीटर क्या होता है? यह यंत्र परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापता है। इसे हमेशा पार्श्व क्रम में अर्थात समांतर क्रम में पैरेलल जोड़ना जाना चाहिए। और सेल या बैटरी यह युक्ति रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सिरों पर विभवांतर उत्पन्न करता है जिससे आवेशों में गति आ जाती है। अगला है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि ये हर बार परीक्षा में लगभग पूछ ही लेता है। क्या है? ओम्स लॉ, ओम का नियम। ये क्या होता है दोस्तों? एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के 2 सिरों के बीच विभवांतर V उसमें प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है, परंतु तार का ताप समान रहना चाहिए। इसमें खास बात क्या है? तार का ताप समान रहना चाहिए, अर्थात V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I या V = IR होता है। विभवांतर को हम किससे नापते हैं दोस्तों? विभवांतर को हम वोल्ट से मापते हैं। अगला क्या है दोस्तों? प्रतिरोध। यह क्या होता है? अच्छा, इसमें V क्या है? विभवांतर, I क्या है? धारा है, और R क्या है? प्रतिरोध है, जहाँ प्रतिरोध एक नियतांक है। उसके बाद अब प्रतिरोध की परिभाषा क्या होती है? यह चालक का वह गुण है जो अपने प्रवाहित होने वाले धारा का विरोध करता है, और इसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। VI ग्राफ ओम के नियम के अनुसार V और I के बीच ग्राफ मूल बिंदु से गुजरने वाला एक सरल रेखा में होता है, क्योंकि अगर हम V को बढ़ाएं तो हमारा I ऑटोमेटिक क्या होगा दोस्तों? बढ़ जाएगा। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं जो प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं? तो पहला है चालक की लंबाई। प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात प्रतिरोध बढ़ाना है तो तार की लंबाई को बढ़ा दीजिए। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात उल्टा होता है। तार जितना मोटा होगा प्रतिरोध उतना कम होगा, क्योंकि आप ऐसे समझ लीजिए ये पतला पाइप है और ये मोटा पाइप है, तो किस में से ज़्यादा पानी जाएगा? तो मोटे पाइप से ज़्यादा जाएगा, अर्थात जब धारा ज़्यादा जा रही है तो इसका मतलब प्रतिरोध कम हो रहा है। नंबर 3 है पदार्थ की प्रकृति। पदार्थ की प्रकृति पर भी प्रतिरोध निर्भर करता है। जैसे आप सभी लोग जानते हैं चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। तांबा, ये सब चीज़ें, कापर वगैरह, ये सब चीज़ों में अच्छा से वहन करेगा। और यदि कोई कुचालक है तो उसमें से वहन क्या नहीं करेगी? धारा नहीं करेगी। विद्युत प्रतिरोधकता, ये क्या होता है? यह किसी पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुणधर्म है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? ओम मीटर होता है। इसको हम लिखते कैसे? R बराबर P नहीं है दोस्तों, ये रो है, रो L/A। धातुओं व मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, इसलिए वे अच्छी चालक हैं। प्रतिरोधकता कम होगा, इसका मतलब उसमें धारा ज़्यादा जाएगी। विद्युत रोधी कौन होते हैं? रबड़, कांच की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। महत्वपूर्ण तत्व क्या है? मिश्र धातुओं का उपयोग टोस्टर और इस्त्री जैसे तापन युक्तियों में होता है, क्योंकि उनकी प्रतिरोधकता अधिक होती है। वे उच्च ताप पर शीघ्र ही जलती नहीं। प्रतिरोधों का संयोजन, पहला क्या है दोस्तों? सीरीज कम्बिनेशन यानी श्रेणी क्रम। इसकी पहचान क्या होती है? जब प्रतिरोधकों को एक सिरे से दूसरा सिरा सेम टू सेम पास ही में पास लगा रहे दूसरे सिरा से,
तो इसके मुख्य नियम कौन है? नंबर 1 नियम ये कहता है समान धारा। परिपथ के हर भाग में विद्युत धारा क्या होगी? समान होगी। विद्युत धारा क्या होगी? समान होगी। इसका विभवांतर का बंटवारा क्या होता है? कुल विभवांतर V सभी प्रतिरोधों के अलग अलग विभवांतरों के योग के बराबर होता है। तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? कुल प्रतिरोध सभी अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। तुल्य प्रतिरोध हमेशा किसी एकल प्रतिरोध से बड़ा होता है, अर्थात इसमें 2, 3, 5 मान लीजिए सबसे बड़ा प्रतिरोध ये है, तो ये कहना ये चाह रहा है कि श्रेणी क्रम में जो लगे होंगे प्रतिरोध वो सबसे बड़े वाले प्रतिरोध से भी बड़ा होगा। और इसका फार्मूला क्या होता है? आर यस क्या है दोस्तों? यहाँ ये सीरीज कम्बिनेशन को दिखाता है। आर क्या है? प्रतिरोध बराबर होता है R1 + R2 + R3। हानि क्या है दोस्तों इसकी? यदि एक भी अवयव काम करना बंद कर दें तो पूरा परिपथ टूट जाता है। मान लो ये परिपथ यहाँ से नष्ट हो गया तो धारा आगे नहीं जा पाएगी। अगला है दोस्तों प्रतिरोधकों का संयोजन अर्थात पार्श्वकर्म। पार्श्वकर्म क्या होते हैं? इसको पैरेलल कम्बिनेशन कहते हैं, इसी को समांतर कम्बिनेशन भी कहते हैं। इसकी पहचान क्या है? जब सभी प्रतिरोधों को दो समान बिंदुओं के बीच जोड़ दिया जाता है। मुख्य नियम क्या है? तो पहला नियम इसमें यह है समान विभवांतर। हर प्रतिरोधकों के सिरों पर विभवांतर क्या होता है दोस्तों? समान होता है। धारा का बंटवारा इसमें कैसे होता है? कुल धारा I सभी शाखाओं में बहने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। जैसे इसमें कुछ जा रही धारा, इसमें कुछ जा रही, इसमें कुछ धारा जा रही, इसलिए I बराबर I1 + I2 + I3 हो जाएगा। तुल्य प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों? इसको तुल्य प्रतिरोध व्युत्क्रम रेसिप्रोकल सभी अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। तुल्य प्रतिरोध हमेशा छोटे एकल प्रतिरोध से छोटा होता है। जैसे अभी लिए थे उदाहरण में दोस्तों, क्या क्या लिए थे? 2, 3, 5, 2, 3, 5, तो ये हमेशा 2 से भी कम होगा। 1/2 आप इसको कैसे निकालेंगे? 1/2 + 1/3 + 1/5, तो ये समझ लीजिए कि ये 2 से कम आने वाला, यही चीज़ समझा रहा हूँ। इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है 1/RP। P क्या है दोस्तों? P का मतलब पैरेलल कम्बिनेशन हुआ, बराबर क्या होगा? 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। यहाँ से न्यूमेरिकल पूछे जाने की दोस्तों संभावना रहती है। लाभ क्या है दोस्तों? घरेलू वायरिंग इसी क्रम में होती है। जो घर में वायरिंग होती है इसी क्रम में होती है, क्योंकि इसमें कुल प्रतिरोध घटता है, एक उपकरण बंद होने पर दूसरे पर प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए हमको घरों में जो वायरिंग करवाना हो तो हम समांतर क्रम में लगाएं। अगला क्या है दोस्तों? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव अवधारणा इसकी, जब किसी विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक परिपथ में ऊर्जा खर्च होती है तो यह ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में क्षयित होती है। इसे ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव करते हैं। जूल का तापन नियम, किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा अर्थात H। नंबर 1, इसके कुछ शर्त हैं। विद्युत धारा I के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात H बराबर होगा किसके? I²। नंबर 2 क्या होता है? प्रतिरोध R के अनुक्रमानुपाती हो, अर्थात H = R होगा। और समय के क्या होगा? अनुक्रमानुपाती होगा, अर्थात H क्या होगा? T के भी क्या होगा? समानुपाती होगा। इसका सूत्र बन गया H बराबर I² RT। व्यवहारिक अनुप्रयोग क्या है? इसका व्यवहारिक अनुप्रयोग क्या है? विद्युत हीटर, इस्त्री, उच्च प्रतिरोधकता वाली मिश्र धातु का उपयोग कर अधिक ऊष्मा पैदा कर सकते हैं। विद्युत बल्ब टंगस्टन से बना होता है और इसका ये गलनांक बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 3380। अब फिलामेंट गर्म होने पर प्रकाश देता है। विद्युत फ्यूज क्या होता है दोस्तों? यह एक सुरक्षा युक्ति है। यह उच्च धारा बहने पर पिघलकर परिपथ को तोड़ देती है। विद्युत शक्ति क्या होती है? परिभाषा इसकी क्या है? ऊर्जा के उपभुक्त होने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का SI मात्रा क्या होता है? वाट। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जब हमको शक्ति आएगी तो क्या लगा देंगे? सबकी वाट लगा देंगे। 1 वाट बराबर होता है 1 वोल्ट × 1 एम्पियर के। 1 वाट किसके बराबर होता है?
1 वोल्ट गुणे 1 एम्पियर की। अभी सूत्र हम पढ़ के आए हैं, तो P बराबर क्या हो जाएगा, V गुणे I। अब P बराबर क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R। अब P बराबर V स्क्वायर अपान R। विद्युत ऊर्जा, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, ऊर्जा शक्ति गुणे समय, अर्थात एनर्जी बराबर क्या होगा, P का मतलब पावर और T का मतलब टाइम। एनर्जी शक्ति गुणे समय होता है। व्यापारिक मात्रक क्या है, क्या होता है, किलोवाट घंटा। इसे समान भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। और 1 यूनिट बराबर होता है 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल। यह भी जानें, विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन उपभुक्त नहीं होते। हम विद्युत कंपनी को इलेक्ट्रॉनों को गति देने के लिए प्रदान की जाने वाली विद्युत ऊर्जा का भुगतान करते हैं। अध्याय का सारांश क्या है दोस्तों, अध्याय का सारांश ये कहता है, सबसे पहले विद्युत धारा, इसका सिंबल क्या है I, और इसका मात्रक एम्पियर, इसको A से लिखेंगे, और इसका फार्मूला होता है I बराबर Q/T। आवेश क्या होता है, इसको Q से दिखाते हैं, और कूलाम मात्रक होता है, और मात्रक को C से दिखाएंगे। विभवांतर क्या होता है, V होता है, V से दिखाते हैं, और इसका मात्रक भी वोल्ट होता है, और V बराबर होता है W/Q के। प्रतिरोध क्या होता है, R होता है, प्रतिरोध क्या होता है, R होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, और V बराबर IR, ये ओम का नियम कहलाता है। प्रतिरोधकता, इसको हम किससे दिखाते हैं, रो से दिखाते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है, अर्थात R = ρL/F। श्रेणी क्रम प्रतिरोध क्या है, RS किससे दिखाते हैं, RS क्या है, यानी ये सीरीज कम्बिनेशन है, सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कहलाता है। इसका मात्रक ओम है, और श्रेणी क्रम को कैसे लगाते हैं, R1 + R2 + R3 के रूप में। इसी प्रकार पार्श्व क्रम को RP से दिखाएंगे, इसका मात्रक ओम ही होगा, और इसको कैसे दिखाएंगे, 1/RP बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। जूल का नियम क्या होता है, इसको S से दिखाते हैं, और जूल इसका मात्रक है, H = I²RT। विद्युत शक्ति क्या होती है, इसको P से दिखाते हैं, पावर, मात्रक होता है वाट, P = VI, और V = I²R, और इसके बराबर होता है V²/R। विद्युत ऊर्जा क्या होती है, इसको E से दिखाते हैं, जूल/किलोवाट, यानी E = P गुणे T होता है। इसके बाद दोस्तों ये अंतिम चैप्टर है, इसको ध्यान से देखिए, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन। आइए बढ़ते हैं, इस चैप्टर का क्या नाम है दोस्तों, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ये क्या होता है, एक सुई जो बिजली से घूम गई, ये किसकी खोज थी, अस्टेड की खोज। जब किसी धातु के तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसके पास रखे दिक्सूचक, जिसको कंपास नीडल कहते हैं, वे विक्षेप डिफ्लेक्शन उत्पन्न होता है। इसका अर्थ होता है कि विद्युत धारा एक चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। इसी खोज ने साबित कर दिया कि विद्युत और चुंबकत्व एक दूसरे से संबंधित क्या हैं, परिघटनाएं हैं। हैंस क्रिश्चियन अस्टेड 19वीं शताब्दी में अग्रणी वैज्ञानिकों में से एक, जिन्होंने वैद्युत चुंबकत्व को समझाने में निर्णायक भूमिका निभाई। सन 1820 में उन्होंने अकस्मात माने अचानक ही इसकी खोज की। उनके सम्मान में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, अस्टेड रखा गया है। चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं, इसकी परिभाषा क्या है दोस्तों, इसकी परिभाषा है किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का अनुभव किया जा सकता है, उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। यह एक ऐसी राशि है जिसका परिमाण तथा दिशा दोनों होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र के रेखाओं के गुण। नंबर 1, क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में क्या होती हैं, विलीन हो जाती हैं। नंबर 2, चुंबक के भीतर क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव होती है। ध्यान रहे दोस्तों, बाहर तो उत्तर से दक्षिण, लेकिन अंदर की बात की जाए तो दक्षिण से उत्तर की ओर होगा। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं, बंद्र रेखा
ऐसी रेखाएं होती बंद रेखा होती हैं, अर्थात कोई भी रेखा किसी को क्या नहीं करेगी, ओवरलैप ऐसे नहीं कर सकती। नंबर चौथा, जहाँ क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के निकट होते हैं वहाँ चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। जैसे यहाँ पास देखिए, यहाँ पास चुंबकीय क्षेत्र सबसे प्रबल है और यहाँ पास सबसे प्रबल है। क्यों प्रबल है? क्योंकि यहाँ जो रेखाएं हैं चुंबकीय क्षेत्र की ज़्यादा पास पास हैं। नंबर 5वां पॉइंट, दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। अभी यही चीज़ तो बताएं, क्योंकि ऐसा होने पर प्रतिच्छेद बिंदु पर सुई दो दिशाओं की ओर संकेत करी, जो संभव हो ही नहीं सकता। सीधे तार के चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न, ये क्या होता है दोस्तों? तो इसकी बात की जाए तो किसी सीधे चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या संकेंद्रीय वृत्तों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इन वृत्तों का केंद्र तार पर होता है। कहाँ होता है केंद्र? कहाँ होता है? तार। जैसे उदाहरण से ये दिखाया गया है, ये क्या है, विद्युत धारा इसमें बह रही है और इसके चारों ओर ये जो उत्पन्न हो रहा है ये चुंबकीय क्षेत्र होता है और इसका केंद्र क्या होगा, तार पर ही होगा। महत्वपूर्ण नियम क्या है? धारा का प्रभाव, तार में प्रवाहित विद्युत धारा का परिमाण बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बढ़ जाता है। अर्थात धारा का मान हम बढ़ा दें तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ जाए। दूरी का प्रभाव, चालक तार से दूरी बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण घट जाता है। बिल्कुल सही बात। अगला है दिशा बताने वाला नियम और बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है, ये पूछा ही जाएगा दोस्तों। दक्षिण हस्त अंगूठे का नियम। कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है। किधर? विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है। तो उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं से लिपटी हुई प्रतीत होंगी। अर्थात ये उंगलियां जो ऐसे ऐसे लिपटी हों, ये क्या बताएंगी? ये चुंबकीय क्षेत्र बताएंगी। अतिरिक्त जानकारी, मैक्सवेल का कर्कशकु नियम। इस नियम को मैक्सवेल का कर्कशकु नियम भी कहते हैं। यदि हम विचार करें कि हम किसी कर्कशकु को विद्युत धारा की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं तो कर्कशकु की घूर्णन की जो दिशाएं रही हैं वो कर्कशकु की घूर्णन की दिशा के चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा होगी। किसकी दिशा होगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। इसके बाद दोस्तों वृत्ताकार, पास और परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र। तो इसमें पहला नंबर क्या है दोस्तों? इसमें फर्स्ट नंबर है वृत्ताकार पास। पास क्या होता है? इसको लूप कहते हैं। पास के प्रत्येक बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं केंद्र पर ही एक ही दिशा में संयोजित हो जाती है, जिससे केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल हो जाता है। उसके बाद परिनालिका सोलेनॉइड क्या होता है दोस्तों? इसकी परिभाषा होती है पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे की तार की बेलनाकार आकृति के अनेक फेरों को कुंडलियों में परिनालिका क्या कहलाती? सोलेनॉइड कहलाती है। ऐसे समझिए दोस्तों, जैसे कोई एक क्या है, कोई एक कुचालक पदार्थ है, उसमें चारों तरफ वायर लपेट दो तो क्या होगा? उसमें वो एक सोलेनॉइड, क्योंकि उसमें उसके चारों तरफ क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। यदि हम कोई मान लीजिए लकड़ी का एक टुकड़ा लिए और लकड़ी में अच्छे से हम वायर लपेट दिए, अब उसमें से हम करंट फ्लो करवाएंगे। जब करंट फ्लो करवाएंगे तो क्या होगा? वो सोलेनॉइड की भांति कार्य करेगा, अर्थात वो परिनालिका की भांति कार्य करेगा। और जितना ये घनी तार लपेटी रहेगी उतना ही चुंबकीय क्षेत्र का मान ज़्यादा होगा। इसके गुण क्या है? परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र एक क्षण चुंबक जैसा होता है। इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर सरल रेखाओं की भांति होती हैं, जो यह दर्शाता है कि परिनालिका के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। विद्युत चुंबक, जब चाहे तब चुंबक। क्या बात है! परिभाषा, विद्युत चुंबक इलेक्ट्रोमैग्नेट परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का वह उपयोगी किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नर्म लोहे को परिनालिका के भीतर रखकर चुंबक बनाने में किया जा सकता है। इस प्रकार बने चुंबक को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत चुंबक कहते हैं। इसके गुण क्या हैं? जैसे अभी आपको बताए दोस्तों, मान लीजिए कोई प्लास्टिक की पाइप है, अब प्लास्टिक की पाइप में हम वायर लपेट दिए, अब उसमें तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया ना। दूसरी बात, हम उस पाइप के अंदर कोई नर्म लोहा रख दें
तो वो क्या करेगा, वो एक प्रकार से विद्युत चुंबक की भांति व्यवहार करेगा। इसका गुण क्या होता है, यह एक अस्थायी चुंबक है। अस्थायी चुंबक क्या होता है, जो जब तक उसमें से करंट फ्लो होगी तब तक वो चुंबक की भांति कार्य करेगा, और जैसे ही उसमें से करंट को कट आउट किए वो चुंबक की भांति कार्य नहीं करेगा। नंबर अगला, जब तक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यह चुंबक की तरह व्यवहार करता है। यही तो बताए दोस्तों, धारा बंद करने पर इसका चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। इसकी शक्ति को धारा का मान बदलकर नियंत्रित कर सकते हैं। अगला क्या है, ये फ्लेमिंग लिखा हुआ है दोस्तों, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये फ्लेमिंग का वामहस्त का नियम, इनका सिद्धांत क्या है, जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल आरोपित होता है। यह बल अधिकतम होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। नियम क्या है दोस्तों, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पूछा गया है दोस्तों कई बार परीक्षाओं में। अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों, अर्थात यहाँ भी 90 बन रहा हो और यहाँ भी 90 बन रहा हो। तो क्या होगा दोस्तों, यदि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, किसकी दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और मध्यमा विद्युत धारा की दिशा, मध्यमा किसकी दिशा बताएगी, विद्युत धारा की दिशा, तो अंगूठा पर चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। हमारे घरों में बिजली का जाल, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, मुख्य आपूर्ति क्या है दोस्तों, मेन सप्लाई। हमारे घरों में विद्युत शक्ति की आपूर्ति मुख्य तारों मेंस में होती है। दो तारों के बीच विभवांतर जो जाता है वो 220 वोल्ट का होता है, और आवृत्ति कितना होती है, 50 हर्ट्ज होती है। तीन मुख्य तार विद्युतमय तार कहलाती हैं। पहला रंग लाल, तो ये विद्युत रोधी आवरण है। कार्य इसका क्या होता है, इसे धनात्मक तार भी कहते हैं, यह उच्च विभव पर होता है। उदासीन तार कौन सी होती है, काली आवरण वाली तार, इसे ऋणात्मक तार भी कहते हैं, यह शून्य विभव पर होती है। भूसंपर्क तार, रंग इसका कैसा होता है, हरा होता है। यह सुरक्षा उपाय है जो धातु के आवरण वाले संयंत्रों से जुड़ा होता है और धारा का क्षरण होने पर उसे भूमि में भेज देता है, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। सुरक्षा सबसे जरूरी अतिभ्रामण, लघु पतन और फ्यूज। तो इसमें दोस्तों खतरों की परिभाषा, अतिभ्रामण अर्थात ओवरलोडिंग, जब एक ही सॉकेट से बहुत से विद्युत संयंत्रों को संयोजित किया जाता है तो आपूर्ति उल्टता में वृद्धि होती है। लघु पतन क्या होता है, शॉर्ट सर्किटिंग, जब विद्युतमय तार तथा उदासीन तार सीधे संपर्क में आ जाते हैं। ऐसा होने पर परिपथ में विद्युत अकस्मात बहुत अधिक हो जाती है और क्या होती हैं, वायर कहते हैं नहीं कि शॉर्ट हो गई, तो यही शॉर्ट सर्किट है। अगला क्या है, सुरक्षा उपाय, सेफ्टी मेजर्स, विद्युत फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज, परिपथ में लगा फ्यूज अति भारण या लघु पतन के कारण उत्पन्न उच्च विद्युत धारा के प्रवाह को समाप्त करके परिपथ को तोड़ देता है और संयंत्र की क्षति से बचा देता है। इसीलिए तो फ्यूज लगाते हैं दोस्तों, फ्यूज लगा रहता है, यदि धारा का मान ज़्यादा हुआ तो फ्यूज क्या हो जाएगा, अर्थात कटआउट गिर जाएगा। भूसंपर्क तार, यह सुनिश्चित करता है संयंत्र के धात्विक आवरण में धारा का क्षरण होने पर उपयोगकर्ताओं को गंभीर झटका न लगे और इसीलिए धारा को पृथ्वी में भेज देता है। क्या आप जानते हैं औसत में चुंबकत्व, MRI आप सुने होंगे, हमारे शरीर की तंत्रिका कोशिकाओं में बहने वाली दुर्बल आयन धाराएं भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। शरीर के भीतर चुंबकीय क्षेत्र विभिन्न भागों के प्रतिबिंब प्राप्त करने का आधार है। इस तकनीक को चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन MRI कहते हैं, जो चिकित्सा निदान में बहुत सहायक सिद्ध होती है। तो आप लोग पूरी वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और PDF के लिए आप लर्न विद गोविंद सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और हमारे इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें।
थैंक यू दोस्तों वाचिंग दिस क्लास।